बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल डाइवर्सिटी 1 की क्लास में मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूं। और कल जो हमने फाइलम पोरेफ्रा का स्टार्ट लिया था उसका आज लेसन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ नोटबुक, बॉल पॉइंट वगैरह ज़रूर रखें। और अगर आप लोग हैंड्स फ्री को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक बेहतरीन तरीका है इस लेसन को सुनने का और समझने का। मैं हूं आपका होस्ट उमैर अहमद। चलिए लेक्चर में चलते हैं। कल हमने स्पॉन्जेस या फाइलम पोरेफ्रा के हवाले से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह स्टडी की थी और ये उसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं स्केलेटन इन स्पॉन्जेस। तो सबसे पहले स्केलेटन के बारे में एक शॉर्ट नोट कि स्केलेटन क्यों ज़रूरी होता है। The presence of skeleton is very important in the body of an animal because it helps in maintaining the shape of animal as well as it provides support for the attachment of muscles। तो स्केलेटन के बगैर किसी भी एनिमल का शेप नहीं बनता, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। दूसरी बात यह है कि स्केलेटन के साथ मसल्स वगैरह या बॉडी ऑर्गन्स वगैरह अटैच हो जाते हैं और उनको सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। द स्केलेटन इन स्पॉन्जेस कंसिस्ट्स ऑफ दो बेसिक चीज़ें हैं। स्पॉन्जेस चूँकि बहुत ही सिंपल किस्म के एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसकी स्केलेटन दो मुख्तलिफ चीज़ों से बनी है। एक है स्पॉन्जिन जो कि एक प्रोटीन मटेरियल है और दूसरा है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स कांटेदार होते हैं। इसको अब हम आपको डायग्राम के ज़रिए भी दिखाएंगे कि स्पिक्यूल के डिफरेंट टाइप्स और शेप्स हैं और ये कांटेदार किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। इस डायग्राम के ज़रिए आप देख सकते हैं कि स्पिक्यूल्स तीन मुख्तलिफ किस्म के स्पिक्यूल्स दिखाए गए हैं। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स और दूसरे में भी सिलिशियस स्पिक्यूल्स। और नीचे स्पिक्यूल्स के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि लिखा हुआ है हेक्सैक्टिनेलिडा डिमोस्पोंजिया। तो ये जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिजम्स की तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि स्पॉन्जेस में ये स्पिक्यूल्स ना सिर्फ इनकी बॉडी को सपोर्ट देते हैं, इनकी बॉडी का स्केलेटन बनाते हैं, बल्कि साइंटिस्ट्स इन स्पिक्यूल्स को स्टडी करने से स्पॉन्जेस की क्लासिफिकेशन भी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख लें और ये थर्ड नंबर पे आप देख लें। तो ये कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। और ये जो दो ग्रुप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं, यानी कि सिलिका से बने हैं, SiO2। और यहाँ बीच में जो आपको एक जाल नज़र आ रहा है ये एक्चुअली प्रोटीन का एक जाल है और इस प्रोटीन का यहाँ पे नाम है स्पॉन्जिन। स्पॉन्जेस में जो स्केलेटन है वो बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है, एक स्पिक्यूल्स और दूसरा स्पॉन्जिन। अब हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन में और ये पढ़ते हैं कि फीडिंग और डाइजेशन, स्पंज या पोरेफ्रंस किस तरीके से या किस किस्म की फूड लेते हैं और कौन से ज़राए से उसको डाइजेस्ट करते हैं। द स्पॉन्जेस आर सेडेंट्री। ये हमने कल के लेसन में भी एक्सप्लेन किया था कि स्पॉन्जेस एक सिंपल किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी में रहते हैं और पानी के बाहर इनकी सर्वाइवल नहीं हो सकती। तो स्पॉन्जेस एक ही जगह पे फिक्स होते हैं जिसको कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो चूँकि ये किसी भी चीज़ के या फूड वगैरह के लिए मूवमेंट नहीं कर सकते, तो इस वजह से द फूड मस्ट ट्रेवल टू देम विद वाटर। पानी के साथ इनकी तरफ फूड ट्रेवल करेगा और ये पानी से अपने लिए फूड को फिल्टर करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन का इतना भी सिंपल नहीं है। The food of sponges consists of
स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो आपको पता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल या स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब ये है कि पानी में रहने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो फूड लेते हैं, उस फूड के छोटे छोटे टुकड़े जो कि पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और किसी तरह पानी के ज़रिए इनकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं, उन स्मॉल पीसीस पर ये फीड करते हैं और उसको फिल्टर करके खाते रहते हैं। द ओस्टिया प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी ब्रिंग वाटर इनटू द बॉडी। इसका जिक्र हमने कल भी किया था कि स्पॉन्जिस की बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको ओस्टिया कहते हैं, और इन पोर्स की वजह से स्पॉन्जिस को पोरिफेरेंस भी कहा जाता है। तो लाजमी है कि आपने कल वाला लेक्चर सुना हो इसको समझने के लिए। द कोएनोसाइट्स ट्रैप फूड पार्टिकल्स। कोएनोसाइट्स के बारे में इसी लेसन में हम एंड में भी ज़्यादा डिटेल के साथ बात करेंगे, और इस स्लाइड के बाद मैं आप लोगों को कोएनोसाइट की एक डायग्राम भी दिखाऊंगा कि कोएनोसाइट्स स्पेशल किस्म के सेल्स हैं जो कि पानी से फूड को ट्रैप करते हैं और फिल्टर कर करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट भी करते हैं। The food is distributed through the body of the animal with the help of special cells known as amoebocytes. इनकी बॉडी में स्पेशल सेल्स होते हैं, अमीबा की तरह सेल्स होते हैं जिनको अमीबोसाइट्स कहा जाता है, और उनके ज़रिए फूड बॉडी में ट्रेवल करता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन स्पॉन्जेस में अब आप ये एक डायग्राम देख लें। इस डायग्राम में ये जो सेल दिखाए गए हैं ये बेसिकली कोएनोसाइट्स हैं। कोएनोसाइट के बारे में हम एंड में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ इस डायग्राम को आप इंतहाई गौर से देख लें क्योंकि एंड में जो बातें हम एक्सप्लेन करेंगे वो इसी डायग्राम में मौजूद हैं। तो कोएनोसाइट सेल्स जो हैं इनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कॉलर। इन सेल्स के एक साइड पे एक राउंडेड कॉलर होता है, ये आप देख सकते हैं कॉलर किस्म का मटेरियल है, और अगर आप लोग ज़रा गौर से देख लें तो इस कॉलर में आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे होंगे। इन पोर्स के ज़रिए वाटर बाहर से अंदर की तरफ एंटर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू एरोस के साथ दिखाया गया है कि पानी बाहर से अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, और इस कॉलर के बीच में ये जो खाली ओपनिंग है तो सारा पानी इस ओपनिंग के ज़रिए निकल जाता है। दरमियान में ये जो फ्लैजेलम दिखाया गया है ये, तो फ्लैजेलम इस तरह से मूवमेंट करता है कि ये फ्लैजेलम पानी को अपनी तरफ खींचता रहता है। जब पानी यहाँ पे फ्लो करता है तो इस मैश में या इस जाल में जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, इस जाल में फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं और बाकी पानी यहाँ से निकल जाता है। तो अभी हमने ज़िक्र किया इसके बारे में कि कोएनोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि ना सिर्फ फूड को ट्रैप करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड पार्टिकल्स को ट्रैप किया है, बल्कि फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके डाइजेस्ट भी करते हैं। ये देख लें आप, फूड वैक्यूल्स की शक्ल में इस छोटे पार्टिकल को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्पॉन्जेस। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है कि सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है। तो चूँकि ये सिंपल किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें स्टमक या मैदा वग़ैरह मौजूद नहीं है, इसीलिए कोएनोसाइट्स फूड को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस किस्म की डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। द कॉलर ऑफ कोएनोसाइट्स सिक्रेट अ स्पेशल म्यूकस। तो अभी आपने कॉलर देखा
जो कि एक जाल किस्म का मटेरियल है। तो कॉलर में पाए जाने वाले स्पेशल मैकेनिज़्म के ज़रिए उनकी सरफेस से एक म्यूकस, एक इस किस्म का आप कह सकते हैं कि म्यूकस एक ख़ास किस्म का थिक लिक्विड होता है जिसमें ग्लू वाली खुसूसियात होती हैं। तो जब पानी कॉलर सेल्स या कॉलर से पास होता है तो म्यूकस में फूड ट्रैप हो जाता है। The food is trapped in the collar, या the food is trapped in the mucus secreted by the collar of choanocytes. The food absorption also occurs in the choanocytes. In the mesenchyma, the amoebocytes help in the distribution of food material. ये कल वाले लेसन में भी डिस्कस हो चुका था कि mesenchyma या mesohil क्या चीज़ है, और इस स्लाइड के बाद हम डायग्राम से भी देख लेंगे कि mesenchyma कहाँ पे होता है। तो mesenchyma में दूसरे सेल्स पाए जाते हैं जिनको अमीबोसाइट्स कहते हैं, और अमीबोसाइट्स का काम ये है कि बॉडी में फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। The water leaves the body of a sponge through osculum. यहाँ पे आपको मैं इस क्रॉस सेक्शन के ज़रिए डिफरेंट चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि ब्लू एरोज से वाटर को दिखाया गया है कि वाटर इस एनिमल की बॉडी में इंटर हो रहा है ब्लू एरोज के ज़रिए, और सारा पानी यहाँ से इस ओपनिंग से बाहर निकल रहा है, और इस ओपनिंग को ऑस्क्यूलम कहते हैं। ऑस्क्यूलम बीच में आपको ये कॉलर सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे कॉलर सेल्स, ये कोएनोसाइट्स हैं जिसका अभी हमने पिछले स्लाइड में भी जिक्र किया। ये कोएनोसाइट्स फूड को फिल्टर करते हैं और बाकी पानी ऑस्क्यूलम के ज़रिए बॉडी से निकल जाता है। तो पानी जिन पोर्स के ज़रिए, जिन सुराखों के ज़रिए पानी बॉडी में एंटर होता है, उन पोर्स को या उन सुराखों को ऑस्टिया कहा जाता है, और सिर्फ एक पोर को ऑस्टियम और प्लूरल ऑस्टिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिक्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं जिसका जिक्र अभी हमने किया कि स्पंज की बॉडी में स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि इसका स्केलेटन बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिक्यूल स्पिक्यूल स्पिक्यूल। और अभी हमने जिक्र किया मेसेनकाइमा का, तो यहाँ ये देख लें कोएनोसाइट्स और ये बाहर वाला लेयर, इसके बीच में येलो कलर में ये जो एरिया है ये मेसेनकाइमा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में इन्होंने मेसेनकाइमा को येलो कलर में शो किया है कि इस मेसेनकाइमा में पाए जाने वाले स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको अमीबोसाइट्स कहते हैं, और अमीबोसाइट्स फिर इस फूड को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि वो कौन कौन से सेल्स हैं जो कि स्पंज की बॉडी में मेन या अहम रोल प्ले करते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ पोरेफ्रेंस। इसमें नंबर 1 है पेनेकोसाइट्स। The panacocytes are present on the outer surface of the sponge. The panacocytes form a layer which is known as panacoderm. Some are flat while others are T-shaped. ये पॉइंट्स आप लोग ज़रा गौर से सुन लें क्योंकि इन सेल्स को डिस्कस करने के बाद हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो वो सेल्स जो स्पंज की बॉडी में आउटर मोस्ट होते हैं उनको कहते हैं पेनेकोसाइट्स, और इन पेनेकोसाइट्स से एक लेयर बनती है जिसको कहते हैं पेनेकोडर्म। और कुछ पेनेकोसाइट्स फ्लैट होते हैं, कुछ पेनेकोसाइट्स टी शेप में होते हैं। दे मे हेल्प इन फेगोसाइटोसिस। पेनेकोसाइट्स ना सिर्फ बॉडी का आउटर लेयर बनाते हैं बल्कि कुछ पेनेकोसाइट्स
फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। स्पॉन्ज की बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स में जो अहम रोल प्ले करता है वो कोएनोसाइट्स हैं। The coenocytes are also called collared cells. The coenocytes have small projections called microvilli. The collar has a single flagellum. ये जब मैं आप लोगों को पिछली स्लाइड्स में कोएनोसाइट का डायग्राम दिखा रहा था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया कि कोएनोसाइट के ऊपर जो कॉलर होता है उसके बीच में सिर्फ एक फ्लैजेलम होता है। The coenocytes help in trapping and digestion of the food. They produce water currents. कोएनोसाइट में पाए जाने वाले फ्लैजेला वाटर करंट्स पैदा करते हैं और पानी को बॉडी में लाते हैं ओस्टिया के जरिए। They also help in reproduction. ये हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि कोएनोसाइट्स रिप्रोडक्शन में किस तरह से अहम रोल प्ले करते हैं। और टाइप्स ऑफ सेल्स में थर्ड नंबर और आखिरी टाइप हमारे पास है आर्कियोसाइट्स। The archaeocytes are amoeba-like cells with various shapes. They can transform into different cell types. इन सेल्स की एक खुसूसियत ये है कि ये ज़रूरत पड़ने पर दूसरे सेल टाइप्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। The different form of archaeocytes are spongocytes. स्पॉन्जोसाइट इस किस्म के आर्कियोसाइट्स हैं जो कि स्पॉन्जिन बनाते हैं। स्क्लेरोसाइट्स ऐसे आर्कियोसाइट्स हैं जो कि स्पिक्यूल्स बनाते हैं। और कुछ आर्कियोसाइट्स अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में है कि ज़रूरत पड़ने पर वो दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम इस डायग्राम के ज़रिए, जो कि हमारे इस लेसन और इस लेक्चर का आखिरी स्लाइड है, इस डायग्राम के ज़रिए हम इन मुख्तलिफ सेल्स पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे आप आउटर मोस्ट सेल्स देख सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल्स जो कि पेनेकोसाइट्स हैं। कुछ पेनेकोसाइट्स बिल्कुल फ्लैट हैं, यहाँ पे आप देख लें। कुछ पेनेकोसाइट्स बिल्कुल फ्लैट हैं और कुछ पेनेकोसाइट्स टी शेप में हैं। तो ये लेयर जो पेनेकोसाइट्स बना रहे हैं, इस लेयर को कहते हैं पेनेकोडर्म। और अंदर आप लोगों को कोएनोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। कोएनोसाइट के बीच में एक एक फ्लैजेलम जो कि ब्लैक कलर में दिखाया है वो भी क्लियर नज़र आ रहा है। और पेनेकोडर्म और कोएनोडर्म का मतलब वो लेयर जो कि कोएनोसाइट्स की वजह से बनती है। तो कोएनोसाइट्स और पेनेकोसाइट्स के बीच में ये जो येलो कलर का हमें नज़र आ रहा है, ये है मीज़ेनकाइमा या मीज़ोहेल। तो मीज़ेनकाइमा में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आर्कियोसाइट्स। मीज़ेनकाइमा में डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलनसाइट्स। ये स्पेशल सेल्स हैं जो कि कोलेजन सिक्रीट करते हैं और कोलेजन एनिमल्स की स्केलेटन का एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है। और इसके अलावा मीज़ेनकाइमा या मीज़ोहेल में स्पिक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कि स्क्लेरोब्लास्ट या स्क्लेरोसाइट्स, स्पिक्यूल्स बनाने वाले सेल्स को स्क्लेरोब्लास्ट्स या स्क्लेरोसाइट्स कहते हैं। तो चूँकि वो सेल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, वो यहाँ पे स्पिक्यूल्स बनाते हैं। इसी के साथ ही हम आज का लेसन एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। Thanks for watching the video.